आई वेलकम ऑल ऑन योर पीडिया प्लेटफॉर्म और इंजीनियर्स करियर पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज मैं जिस वीडियो के साथ आया हूँ वो है हमारा टेस्ट, और मैं सीमेंट के ऊपर बच्चे ये टेस्ट लेके आया हूँ जो बिल्डिंग मटेरियल में एक हमारा इंपॉर्टेंट मटेरियल है। तो इससे पहले हमने एक टेस्ट कंडक्ट किया था और मैंने आपको बताया भी था साउंडनेस ऑफ सीमेंट किस तरह से हम पता करते हैं, और साउंडनेस प्रॉपर्टी को पता करने के लिए हमारे पास कौन सा टेस्ट है वो भी हमने देखा था। तो आज हम बात करेंगे फाइनेस टेस्ट की। सीमेंट कितना फाइन है ये पता करने के लिए जनरली हमारे पास दो मेथड होते हैं। अब कौन सा मेथड आपके लिए यहाँ पे सूटेबल है ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। फिर भी अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ, IS 4031 जितना भी फिजिकल टेस्टिंग होगा हाइड्रोलिक सीमेंट के ऊपर ये हमारा स्टैंडर्ड है, और केमिकल टेस्टिंग के लिए हमारा IS 4032 है। ये ध्यान रखना आपने, स्टैंडर्ड आपने ध्यान रखना है बच्चे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे? फाइनेस टेस्ट में क्या ऑब्जेक्टिव है? तो मुझे ये पता करना है ड्राई सीविंग वाले मेथड में कि जो सीमेंट का ग्राइंडिंग हुआ है वो अंडर ग्राइंडिंग है या ओवर ग्राइंडिंग है। तो बेसिकली ड्राई सीविंग से आप सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्राइंडिंग का पता कर सकते हो, ओवर ग्राइंडिंग का आप यहाँ पे पता नहीं कर सकते हो कि जो पार्टिकल साइज़ है, अगर अच्छी ग्राइंडिंग होगी तो पार्टिकल साइज़ भाई छोटा निकल के आएगा, अगर यहाँ पे पुअर ग्राइंडिंग होगी तो पार्टिकल साइज़ बड़ा निकल के आएगा। तो बेसिकली जो ड्राई सीविंग है उससे हम ये पता करते हैं कि अंडर ग्राइंडिंग किस एक्सटेंट तक है। तो इसके लिए बच्चे हम 90 माइक्रोन का IS सीव लेते हैं या सीव नंबर 9, ये ध्यान रखने आपसे पूछता है। कई बार वो सीव नंबर के ऊपर सवाल करेगा या वो सीव के साइज़ के ऊपर बात करेगा। जैसे 19 माइक्रोन का यहाँ पे IS सीव डिफाइन किया गया है कि आपने ये सीव लेना है टेस्ट में। सबसे पहली बात ये ऑब्जेक्टिव हो गया मेरे टेस्ट का। सेकंड, इसमें क्या क्या आप अपैरेटस यूज़ करते हो बच्चे? तो 90 माइक्रोन का IS सीव यूज़ करेंगे। सिंपल सी बात है, एक बैलेंस होगा। बैलेंस हमें क्यों चाहिए पड़ता है कि जब हम कोई सीमेंट, जितना भी क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आप ले रहे हो बच्चे, तो उसका आपको मेजरमेंट करना है कि आपने कितना क्वांटिटी लिया। आप 100 ग्राम भी ले सकते हो, आप 10 ग्राम भी ले सकते हो, आप 50 ग्राम भी ले सकते हो, राइट। तो हमें बैलेंस चाहिए पड़ेगा। इसके बाद हमें एक ब्रश चाहिए पड़ेगा, सॉफ्ट ब्रश हमें चाहिए होता है कि जब हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे होते हैं और जो पार्टिकल का रिटेन्ड वैल्यू है, आप हल्का सा सॉफ्ट ब्रशिंग भी करते हो सकता है कुछ पार्टिकल स्टिल 90 माइक्रोन की सीव से पास कर जाए। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना होता, लाइट ब्रशिंग इज देयर। ये स्टैंडर्ड में भी दिया हुआ बच्चे। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ट्रे या पैन चाहिए पड़ेगा। सीमेंट सैंपल जो मैंने आपको बता दिया, तो क्या करते हैं आप देखते हैं 1 बाय 1 प्रोसीजर। सबसे पहले आप सीमेंट लोगे, अगेन सेइंग या तो 100 ग्राम ले लो, प्रैक्टिकली 100 ग्राम बहुत ज़्यादा है। 10 ग्राम सीमेंट लिया, ठीक है। ऑल दो यहाँ पे 100 ग्राम है, आपके एग्जाम में जिस तरह से पूछता है आप 100 ग्राम सीमेंट ले लो। इनिशियल वेट को मैंने W1 बोल दिया। अब उस 100 ग्राम वेट ऑफ सीमेंट को मैंने 90 माइक्रोन की सीव के ऊपर डाल दिया बच्चे। अब मैं उसकी सीविंग कर रहा हूँ। 15 मिनट तक आप सीविंग करते हैं। ध्यान रखना, आपसे कई बार वो टाइम भी पूछ लेता है कितने समय तक सीविंग करनी है। बेसिकली मैनुअली बता रहा हूँ, 15 मिनट तक आपने सीविंग करनी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में, और तब तक सीविंग करते रहना है जब तक वहाँ पे आपको पार्टिकल जो हैं वो पास करना बंद कर जाए। जबकि आप ऑल्दो आप विजुअली तो नहीं देख सकते हो बच्चे, क्योंकि ऊपर लीड लगा होता है, नीचे पैन होता है, और जब हम सीविंग करते हैं बहुत ही फाइन पार्टिकल होते हैं। तो वो फाइन पार्टिकल अगर आप बिना किसी मास्क से करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। तो जनरली 15 मिनट का यहाँ पे कॉन्टिन्यूस शेकिंग यहाँ पे बोला गया है। शेकिंग करने के बाद, सीविंग करने के बाद आप ब्रश से जो पार्टिकल रिटेन है हल्का सा ब्रशिंग भी कर सकते हो। लाइट ब्रशिंग इज देयर, बहुत आपने फोर्स अप्लाई नहीं करना है। और उसके बाद आप क्या करो बच्चे, कितना यहाँ पे 90 माइक्रोन की सीव के ऊपर मेरा जो मटेरियल है दैट इज सीमेंट वो रिटेन्ड हुआ, मैं उसका वेट कर लूँगा। सीविंग करने के बाद 90 माइक्रोन की सीव पे जितना मटेरियल मेरा रिटेन हुआ मैं उसको मेज़र कर लूँगा, बैलेंस के ऊपर उसका वेट कर लूँगा। उसको मैंने W2 बोल दिया। मान लो जैसे हमने लिया था 100 ग्राम, 100 ग्राम में से फॉर एग्जाम्पल 30 ग्राम मेरा जो सीमेंट है वो रिटेन कर गया, सिर्फ समझने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, कैलकुलेशन पार्ट आएगा बच्चे, फाइनेस निकाल लोगे। तो फाइनेस कैसे बोला, W2 बाई W1। W1 इनिशियल वेट ऑफ सैंपल टेकन फॉर द टेस्ट, 100 ग्राम लिया। W2 आफ्टर कंडक्टिंग द टेस्ट, जो वेट ऑफ मटेरियल रिटेन्ड ऑन द 90 माइक्रोन सीव कितना हुआ, हमने बोला 30 ग्राम। तो 30 बटा में 100 इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा, 30% निकल के आ गया। तो अब यहाँ पे 30% जो वैल्यू निकल के आई, अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो स्टैंडर्ड है, ऑल्दो IS 4031 कोई भी वैल्यू को स्पेसिफाइड नहीं करता है, क्योंकि ड्राई सीविंग को स्टैंडर्ड मेथड नहीं है यहाँ पे फाइनेस पता करने का। उसके लिए एयर ब्लेन परमेबिलिटी वाला हमारा टेस्ट है। लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि मेरा ये जो फाइनेस की वैल्यू जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स बोलती हैं बच्चे, कौन सा बुक आप ऐसे गूगल का किताब उठा लो, अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर को चैलेंज करना है तो कोई स्टैंडर्ड आपके पास रेफरेंस होना चाहिए, समझ रहे हो। तो अगर फाइनेस 10% से कम निकल के आ रहा है या 10% के बराबर है। अच्छा, फाइनेस क्या है फिर से बता देता हूँ। फाइनेस इनिशियल जो वेट लिया, ये आपका वेट
सीविंग करने के बाद जो रिटेन्ड हुआ। तो बच्चे जो रिटेन्ड वेट है W2, जो रिटेन्ड वेट है W2 अपॉन इनिशियल वेट ऑफ सैंपल टेकन फॉर द टेस्ट इनटू 100, ये फाइनेस निकला जो परसेंटेज में आएगा। अब अगर ये जो परसेंटेज में फाइनेस की वैल्यू निकल के आई, अगर ये 10% से कम या 10% मैक्सिमम इसके बराबर है, तो आप उस सीमेंट को पास कर दोगे फाइनेस में कि ओके कि इसमें इतनी ज़्यादा अंडर ग्राइंडिंग नहीं है। अगर 10% से ज़्यादा आ रहा है, जैसे अभी 30% आया जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मतलब उस सीमेंट की प्रॉपर ग्राइंडिंग नहीं हुई है। अभी हम प्रॉपर ग्राइंडिंग क्यों चेक कर रहे हैं कि ग्राइंडिंग प्रॉपर है कि नहीं है बच्चे, क्योंकि अगर अच्छे से सीमेंट पार्टिकल ग्राइंड हुए होंगे तो बच्चे जो यहाँ पे रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ होगा और जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसको आप क्या बोलते हो हाइड्रेशन प्रोसेस, और जो रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हीट होगा जो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगी, ये सारी चीज़ें अफेक्टेड होती है यहाँ पे फाइनेस के साथ। इसलिए हमें फाइनेस को पता करना जरूरी होता है, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। अगर फाइनेस 10% से ज़्यादा है देन सीमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। आप फिर से बता दूं, प्रैक्टिकली सिर्फ हम इसको लैब में करते हैं लेकिन कोई स्टैंडर्ड तो नहीं है। लेकिन अगर हमें सीमेंट को रिजेक्ट करना है, आप ड्राई सीविंग के बेसिस पे सीमेंट को फाइनेस में रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, मैं आपको बता दूं। हाँ, अगर हम एयर ब्लेंड परमेबिलिटी वाला टेस्ट कर रहे हैं जिससे आप स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बिहाफ के ऊपर फाइनेस बताते हो, अगर वहाँ पे आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो सीमेंट आपका रिजेक्ट हो जाता है, वो लॉट रिजेक्ट हो जाएगा बेसिकली, राइट। लेकिन ड्राई सीविंग के बिहाफ के ऊपर नहीं होता, ये ध्यान को। तो यहाँ पे जो लिमिट है बच्चे, ये स्टैंडर्ड के, मैं इसको सही कर देता हूँ, ये स्टैंडर्ड बुक्स के अकॉर्डिंग आप लेके चलो। 4031 में कोई ऐसा वैल्यू नहीं दिया गया, मैं आपको बता दूँ 4031 में कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं दिया गया है, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लियर है। अब इसमें की पॉइंट 90 माइक्रोन की सीव के ऊपर कितना वेट ऑफ सीमेंट रिटेन्ड हुआ आफ्टर सीविंग फॉर 15 मिनट, वो नोट कर लो। इनिशियल वेट ऑफ सीमेंट कितना लिया था उससे भाग कर लो, फाइनेस निकल के आ जाएगी, दैट्स इट। समझिए बात को। अब फाइनेस की रिक्वायरमेंट, यहाँ से बच्चे सवाल आता है पेपर के अंदर। अब ये जो टेबल है मैंने रेफरेंस भी दिया है, ये जो टेबल है ये हमने इस किताब से उठाया हुआ है बेसिकली। ये जो टेबल है वो इस किताब से उठाया हुआ है। अगर आप एग्जाम में कल को किसी क्वेश्चन के आंसर की में किसी ऑप्शन को आप चैलेंज करना चाहते हो तो आप रेफरेंस दे सकते हो कि सर एसके दुग्गल में पेज नंबर दिस वन, दैट वी विल प्रोवाइड यू गाइस डाटा कि इस पेज पे इस किताब में यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है, राइट। तो चलिए बच्चे बात करते हैं। टाइप ऑफ सीमेंट दिया है सबसे पहले कॉलम में, दूसरे में बोला गया है कि कितना परसेंट बाई वेट मटेरियल आपका रिटेन कर रहा है 90 माइक्रोन की सीप पे। फिर नेक्स्ट कॉलम में बोला गया है कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना ये वाली जो वैल्यू है ये निकलती है यहाँ पे ब्लेन एयर ब्लेन परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है, परमिएबिलिटी टेस्ट। ये अलग से टेस्ट है बच्चे, ये वाला जो वैल्यू है वो अलग से है। ड्राई सीविंग से आपको ये वैल्यू नहीं मिलती है, तो आपका जो कंसर्न है वो इस वाले पर्टिकुलर कॉलम के साथ है, इस वाले कॉलम के साथ है, ये ध्यान रखना। लेकिन मैंने यहाँ पे वैल्यू लिस्ट आउट कर दी, ठीक है। टेस्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे, जो हमारा ये एयर ब्लेन परमेबिलिटी अपरेटस है वो किस तरह से होता है, कैसे टेस्ट कंडक्ट करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, वो भी समझेंगे बच्चे, ठीक है। अच्छा, तो फिलहाल अगर मैं ओपीसी की बात करूं, ओपीसी सीमेंट तो मैक्सिमम वेट जितना रिटेन कर सकता है वो है 10%। अगर आपने 100 ग्राम लिया तो 10 ग्राम तक रिटेन हो सकता है, समझ रहे बात को। अब चेक करना ओपीसी के जनरली यहाँ पे जो ग्रेड है वो 5 ग्रेड है, 3 ग्रेड नहीं है। ओपीसी के 5 ग्रेड है, ओपीसी 33, 43, 53 और यहाँ पे इंडियन रेलवे जो यूज़ करता है स्लीपर कंस्ट्रक्शन में ओपीसी 43S और ओपीसी 53S। तो हमारा जो बेसिकली कंसर्न होता है वो शुरू के 3 के साथ है, ओपीसी 33, 43, 53। तो सभी के लिए, तीनों ग्रेड के लिए बेसिकली यही वैल्यू है, 10% से ज़्यादा वेट यहाँ पे आपका रिटेन नहीं करना चाहिए बाई इन टर्म ऑफ परसेंटेज। अगर मैं आरएचसी सीमेंट की बात करूँ, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, अब ये स्पेशल टाइप के हमारे पास सीमेंट निकल के आते हैं, तो इसमें मैक्सिमम कितना % ऑफ वेट रिटेन कर सकता है 90 माइक्रोन की सी पे, आंसर है 5%। अगर पीपीसी की बात करें, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के, जिसमें फ्लाई ऐश आपका डला होता है बच्चे, फ्लाई ऐश डला होता है जो बेसिकली कुछ पार्ट ऑफ सीमेंट को रिप्लेस कर देता है, तो इसमें भी वैल्यू कितनी है वो 5% है। फिलहाल नॉलेज के लिए बता दूं मैं आपको कि अगर मैं ओपीसी की बात करूं तो बच्चे यहाँ पे जो वैल्यू है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम है, और ये जो वैल्यू है ये आपके पास मीटर स्क्वायर पर केजी। मतलब अगर आप ओपीसी की बात करोगे तो जो वहाँ पे स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा एक यूनिट मास में वो 225 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए ओपीसी के लिए। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए और वैल्यू बढ़ गई, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के लिए वैल्यू कम हो गया। मतलब आरएचसी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तो जैसे जैसे फाइनेस बढ़ती जाती है कहीं ना कहीं रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, रेट ऑफ हाइड्रेशन
और रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन, ये सारे इसके जो पॉइंट है वो अफेक्ट होंगे। साथ में बच्चे यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट भी अफेक्ट होती है। जितना फाइन सीमेंट होगा उतना ही ज़्यादा वो वाटर की डिमांड भी करता है। छोटे छोटे पार्टिकल अपने सरफेस के ऊपर जो वाटर की अडेरेंट के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट करेंगे वो ज़्यादा निकल के आता है। समझ रहे बात को? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में भी इसको लिख दिया बच्चे, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्टार्टिंग में जो आपको चीज़ दिखा सबसे पहले, जो एक हमने ऊपर लिखा था HPRCA, तो बच्चे ऐसा नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ HPRCA के लिए ही है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, बशर्ते आप सिविल इंजीनियर हो, आप चाहे अपना गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन कर रहे हो, या आप किसी इंडस्ट्री में वर्क करते हो, या आप कोई प्राइवेट जॉब करते हो, ये टेस्ट बीइंग एन क्वालिटी पर्सन, या अगर आप किसी QA QC डिपार्टमेंट में काम करते हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बीइंग एन सिविल इंजीनियर। तो अगर मैं बात करूँ फाइनेस्ट टेस्ट, और हम ड्राई सीविंग से कर रहे हैं बेसिकली, मेरा जो सीव का कोड होता है वो IS 460 है, ये ध्यान रखना है, ये सीविंग के लिए कोड होता है। ठीक है जी। डेफिनेशन क्या बोलता है फाइनेस्ट टेस्ट में? दिस टेस्ट इज परफॉर्म इन ऑर्डर टू चेक एक्सटेंट ऑफ ग्राइंडिंग, कितना हद तक ग्राइंडिंग हुआ है ये पता करने के लिए मेरा ड्राई सीविंग वाला टेस्ट है। एक्सटेंट ऑफ ग्राइंडिंग, अब एक्सटेंट ऑफ ग्राइंडिंग में भी बच्चे ये अंडर ग्राइंडिंग को ही बताएगा, ओवर ग्राइंडिंग को नहीं बताएगा। समझ रहे बात को? पर्पस क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ ग्राइंडिंग बताएगा जो किसको अफेक्ट करता है, स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा। जितनी ज़्यादा ग्राइंडिंग होगी उतना ज़्यादा यहाँ पे रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ निकल के आएगा, उतना ज़्यादा यहाँ पे हाइड्रेशन प्रोसेस फास्टर होगा, उतना ज़्यादा वाटर की डिमांड भी करेगा ये। तो ये वो पॉइंट्स है जो एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर फ्रेम करता है और आपको उलझाता है उन्हीं पॉइंट्स के अंदर। मेथड कैसे करोगे? तो ड्राई सीविंग है, कौन सी सीव ये पूछते हैं बच्चे, सीव नंबर 9 और 90 माइक्रोन का सीव। स्टैंडर्ड हमारा कौन सा है? IS 4031 है, पार्ट 1। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ कि ड्राई सीविंग में आपने कैसे किया, क्या उसका क्रश निकला, तो हम बोलते हैं कि 90 माइक्रोन की सीव के ऊपर 15 मिनट सीविंग करने के बाद जितना भी यहाँ पे सीमेंट या हमारा सीमेंट स्पेसिमन या सैंपल जो रिटेन किया वो मैं पता कर लूँगा कितना आ रहा है, राइट। अगर आप ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट या एयर ब्लेन परमेबिलिटी टेस्ट, इसके बिहाफ के ऊपर अगर आप डाटा लिखना चाहते हो बच्चे, तो वहाँ पे क्या होता है, एक सीमेंट का बेड बनता है। मैं आपको बताऊंगा ये नेक्स्ट वीडियो में, मैं इसी के ऊपर लेके आऊँगा। तो यहाँ पे एक सीमेंट का बेड होता है, सीमेंट का बेड हम तैयार करते हैं और यहाँ से नीचे से हम एयर ब्लोन करते हैं। तो यहाँ पे जो आपने एयर दिया और जो सीमेंट बेड का सरफेस एरिया, दोनों के बीच में रिलेशन के बिहाफ के ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फाइनेस बता रहे होते हैं, राइट। तो ये क्या करता है, जो ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट है, इट मेजर स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट जो मीटर स्क्वायर पर केजी में, कैसे, बाय डिटरमाइनिंग द परमेबिलिटी थ्रू अ कंपैक्टेड सीमेंट बेड एंड जो आपने सीमेंट बेड में पार्टिकल्स फॉर्म किए उनके सरफेस एरिया के बिहाफ के ऊपर, दोनों के बीच में रिलेशन होता है। कौन सा अच्छा है बच्चे? अगर मैं आपसे पूछूं कि ड्राई सीविंग करना अच्छा है या आप ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट से फाइनेस निकाल रहे हो, कौन सा अच्छा है? तो आंसर है ब्लेन एयर परमेबिलिटी apparatus इज मोर प्रिसाइज एज कम्पेयर टू ड्राई सीविंग, क्योंकि ड्राई सीविंग में खाली आपको अंडर ग्राइंडिंग का ही पता चलता है, लेकिन अगर आप ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट की बात करो तो अंडर ग्राइंडिंग हुआ है या ओवर ग्राइंडिंग है, ये सारी चीज़ों का आपको पता चलता है। और आपका जो IS कोड है 4031 वो इसे स्पेसिफाइड करता है, इसमें वैल्यू भी दिया हुआ है। जैसे OPC के लिए 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से वैल्यू कम नहीं होना चाहिए, किसका, फाइनेस का। अच्छा, RSC की बात करेंगे तो ये 3250 से कम नहीं होना चाहिए, PPC के लिए 3000 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चे आपने चीज़ें ध्यान रखनी है, आपसे एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। तो ये मेरा एक टेस्ट कंडक्ट हो गया। अब देखो हम टेस्ट इसी तरह से करेंगे, बाई पिक्चर चीज़ों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपने पहले पढ़ के रखा है बहुत अच्छी बात है, रिकैप्चुलेट करो, पिक्चर बनाओ और डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर चलो। अब क्वेश्चन देखना बच्चे, अब क्वेश्चन में कुछ अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ। अब क्वेश्चन पढ़ना जरा, इसका मैं आंसर कोशिश करूँगा हाइड करने की। द फाइनेस ऑफ सीमेंट प्राइमरली अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, सीमेंट की फाइनेस कौन सी प्रॉपर्टी को प्राइमरली अफेक्ट करती है? सेटिंग टाइम को अफेक्ट करती है, रेट ऑफ हाइड्रेशन को अफेक्ट करती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ओनली इसको अफेक्ट करती है, कलर ऑफ सीमेंट को। भाई ये तो रेट ऑफ हाइड्रेशन को अफेक्ट करेगी, है कि नहीं? रेट ऑफ हाइड्रेशन को अफेक्ट करेगी। सेटिंग टाइम कम होगा या ज़्यादा होगा? जैसे हम RHC की भी बात करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की, तो उसमें बच्चे मिनिमम सेटिंग टाइम दे के रखा है स्टैंडर्ड के अंदर कि कम से कम 30 मिनट होना चाहिए, 30 मिनट से कम नहीं, ठीक है। और मैक्सिमम सेटिंग टाइम भी दे के रखा है कि आपका फाइनल सेटिंग टाइम मैक्सिमम इतना मिनट जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे जो बच्चे आपका आंसर निकल के आएगा दैट इज़ रेट ऑफ हाइड्रेशन। अच्छा, रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है? ऑल्दो जो बच्चे मेरा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे
ठीक है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। तो जब भी हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं, पानी मिलाने के बाद जो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे हाइड्रेशन प्रोसेस। अब वो केमिकल रिएक्शन तेजी से हो रहा है या केमिकल रिएक्शन धीरे धीरे हो रहा है, दैट इज द रेट ऑफ हाइड्रेशन। अगर केमिकल रिएक्शन फास्टर वे से हो रहा है तो जो मेरा रेट ऑफ हाइड्रेशन है वो फास्ट है, अगर वो केमिकल रिएक्शन स्लोली हो रहा है तो रेट ऑफ हाइड्रेशन हमारा स्लो है बच्चे, ये ध्यान रखना। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसके टेस्ट के ऊपर भी चलेंगे बच्चे। नेक्स्ट अगला जो मेरे पास यहाँ पे अगला जो सवाल है बच्चे, देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, चेक करना। आपने आंसर नहीं देखना, आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखो। इसलिए मैंने आंसर डाले हैं कि जब मैं ये डॉक्यूमेंट बच्चे आपको शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर, तो बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं कि सर आंसर को भी साथ ही डाल दो, जिससे कई बार अगर हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा है या हमें समझ में नहीं आ रहा है, सवाल हमने पहली बार देखा है, तो अगर हम आंसर पढ़ेंगे तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। फॉर दैट शेक मैंने आंसर भी साथ ही लगाया बच्चे। सो विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द सीविंग मेथड फॉर टेस्टिंग सीमेंट फाइनेस। अब सीविंग मेथड की बात कर रहा है और सीमेंट की फाइनेस की बात कर रहा है, तो बच्चे हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम 90 माइक्रोन की सीव लेते हैं और जिससे हम ये पता कर रहे होते हैं कि मेरा यहाँ पे कितना पार्टिकल जो है वो 90 माइक्रोन की सीव पे रिटेन हुआ, राइट। इन शॉर्ट आप रेजिड्यू पता करते हो, है ना। तो इट मेजर्स द सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट पार्टिकल, बिल्कुल गलत है। जब आप सीविंग करते हो तो सीविंग से आपने पार्टिकल का सरफेस एरिया कैसे निकाल लिया, वो तो कभी नहीं निकाल सकते। दूसरा, इट डिटरमाइंस द एयर परमेबिलिटी थ्रू द सीमेंट। सीमेंट का जो बेड है उसमें से जब आपने एयर पास कराई तो बोला कि आप कितना सीमेंट परमेबल है वो पता कर रहे हो, दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल इन दिस सीविंग टेस्ट। इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल लार्जर देन अ स्पेसिफाइड मैश साइज। कितना था ये 90 माइक्रोन का था ना, तो 90 माइक्रोन के सीव से कितने पार्टिकल आपके पास हुए, दैट इज गुड। तो जो पार्टिकल्स 90 माइक्रोन साइज से बड़े होंगे डेफिनेटली वो क्या करेंगे, वो रिटेन कर जाएंगे बच्चे। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इट यूजेस अ यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर तो आपका ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट के अंदर होता है, इसमें नहीं होता बच्चे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल हो रहा है कि फाइनेस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड इन द फॉलोइंग। चेक करना, फाइनेस ऑफ सीमेंट कैसे निकलता है। अभी हमने सीविंग की ही बात करी है, ड्राई सीविंग की, हमने ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट नहीं पढ़ा है बच्चे, लेकिन फिर भी सवाल है तो देख लो। अगर मैं फाइनेस की बात करूं और एज पर यूनिट चेक करूं, तो पहली चीज़ तो ये, अगर मैं ड्राई सीविंग से देखता, अगर मैं ड्राई सीविंग से चीज़ों को चेक कर रहा होता तो उस केस में हमने तो यहाँ पे परसेंटेज में लिखा है फाइनेस। जो रेशियो था बेसिकली किसका रेशियो था, वेट ऑफ मटीरियल रिटेन ऑन 90 माइक्रोन सीव अपॉन इनिशियल वेट ऑफ मटेरियल टेकन फॉर द टेस्टिंग इनटू 100, तो वो फाइनेस था। तो उसमें तो हमने कुछ ऐसे बात करी नहीं कि इसका यूनिट होगा। तो ये जो सवाल है वो आपका ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट से है, जिसमें बच्चे आप क्या कर रहे होते हो कि यहाँ पे आपका सरफेस एरिया टू मास का रेशियो होता है। अभी मैंने पीछे आपको वैल्यू भी बताई थी, ओपीसी के लिए कितना था, ओपीसी के लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी वो है 225 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम या 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। अब कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में, उसने यूनिट चेंज कर दिया और आप कंफ्यूज हो गए, और उसको कन्वर्ट करने में लगभग आपने 1 मिनट से ज़्यादा समय ले लिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्मार्टली काम करो, जितना भी होमवर्क है वो घर में करके जाओ। एग्जामिनेशन हॉल में होमवर्क नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अलाउड। करोगे तो अपने रिस्क पे करोगे, फिर रेस से बाहर हो जाओगे कि हमारा नंबर तो आ ही नहीं रहा है भाई, कि हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे क्या रेशियो बनेगा बच्चे, रेशियो बनता है एरिया टू मास का। कौन सा एरिया, यहाँ पे स्पेसिफिक सरफेस एरिया टू मास का रेशियो होता है ये, ठीक है जी। अगला सवाल पढ़ो बच्चे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है इज करेक्ट रिगार्डिंग द फाइननेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट की फाइनेस के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही है। इंक्रीजिंग फाइननेस रिड्यूसेस द रेट ऑफ हाइड्रेशन। अगर फाइननेस बढ़ती है, अब तुम खुद सोचो, ये है फाइननेस, मतलब पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं। अगर फाइनेस बढ़ेगा तो जो रेट ऑफ हाइड्रेशन होगा बच्चे वो तो बढ़ेगा ना, कम थोड़ी होगा। जो रेट ऑफ हाइड्रेशन होगा वो तो बढ़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, सही है। इंक्रीजिंग फाइनेस रिड्यूसेस द रेट ऑफ हाइड्रेशन, गलत स्टेटमेंट है ये। और इसने क्या बोला, इसने तो पूछा है करेक्ट वाला। अगर वो पूछता विच वन ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, फिर तो हम ए को भी टिक करते कि अभी तो पहला एक मेरा सही है। दूसरा, फाइननेस हैज़ नो इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। नहीं, अगर मोर फाइन सीमेंट होगा बच्चे तो उसकी जो अर्ली स्ट्रेंथ होती है या रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ होता है या रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा होता है, फास्टर होता है। तो ये भी यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत है।
इंक्रीजिंग फाइननेस, अगर फाइननेस बढ़ाते हो, इंक्रीजेज हीट ऑफ हाइड्रेशन, यस, फाइनेस के बढ़ने से जो हीट इवोल्यूशन का रेट होता है वो भी बढ़ता है, सही बात है। रिड्यूस स्ट्रेंथ, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं घटती है, इसलिए बच्चे क्या करेंगे, जल्दबाजी में पढ़ेंगे और ऑप्शन सी को आंसर टिक करके आएंगे, जबकि ऑप्शन सी आंसर है ही नहीं बच्चे, ये भी स्टेटमेंट गलत निकल के आया, तो कोई सा भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, आंसर आप डी रिपोर्ट कर दोगे। इसमें इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपसे पूछ रहा है, तो तीनों ही स्टेटमेंट मेरी गलत है, इट मीन्स मेरा आंसर हो गया डी, नन। मैं ये बता रहा हूँ एग्जाम में जल्दबाजी हम करते हैं और आता हुआ जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम गलत करके आते हैं, बाद में रिग्रेट होता है कि ये तो मुझे सवाल आता था भाई। अगला सवाल देखो, तो ये भी आप आंसर कर दोगे बच्चे इजीली। इन फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ आरएचसी, आरएचसी मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, अब क्या हो रहा है, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है जी। द रेजिड्यू ऑन आईएस सीव नंबर 9 शुड नॉट बी मोर देन, अब एक चीज़ बता दूं बच्चे, बिल्डिंग मटेरियल में मैं सीमेंट जितने भी मेरे मटेरियल हैं मैं उनको बाय पिक्चर ही एक विजुअलाइजेशन के थ्रू ही यहाँ पे कवर करूँगा, सो दैट लंबे समय तक आपके दिमाग में वो कंसेप्ट रहे। आप डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर कूदो, क्वेश्चन लगाओ जितने लगा सकते हो, और फिर ये चेक करो कि कहाँ पे लैक हो रहा है, और उस चीज़ को बाय पिक्चर विजुअलाइज करने की कोशिश करो, क्योंकि आपने सारी चीज़ें पढ़ के रखी हैं। अब मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ बच्चे कि यहाँ पे कोई नई चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ यहाँ पे हम एडवांसमेंट करके आपके दिमाग में वो चीज़ अगर बिठा दें और एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट उस चीज़ को रिकॉल कर पाओ और आप अपना एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे से करके आओ और सिलेक्शन, तो यही हमारे भी एक तरह से अचीवमेंट है बच्चे। तो फाइनेस्ट टेस्ट में क्या बोल रहा है बताओ, यहाँ पे कितना आईएस सीव नंबर 9 के ऊपर मटेरियल आपका रिटेन नहीं करना चाहिए था, अब इसने 90 माइक्रोन साइज नहीं दिया, उसने सीव नंबर दे दिया बेसिकली। हाँ जी, कितना है, 1% है, 5% है, 10% है, 15% है, और मैं दावे से बोलता हूँ कि हो सकता है कि कम भी हो जाए, लेकिन 80% से ज़्यादा की जनता जो आंसर रिपोर्ट करेगी वो सी करेगी, बहुत ही कम परसेंट जनता होगी जो इसका आंसर यहाँ पे बी करके आने वाली है। इसलिए बच्चे मैंने यहाँ पे आपको एक टेबल भी दिया, यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल भी दिया और टेबल में वैल्यू भी मार्क कर दी। और इससे पहले अब तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करेंगे, सर ये कहाँ लिखा है, ये कौन से स्टैंडर्ड में आपने कहाँ से उठाया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली और लिख दिया है। यहाँ पे रेफरेंस जो है वो एसके दुग्गल की हम बुक उठा रहे हैं, और एसके दुग्गल की किताब में कहाँ पे है बच्चे, मेरे ख्याल से दैट यू कैन आल्सो सर्च बाय योर ओन, आप अगर उसमें सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात कर रहा है, तो जो रेजिड्यू है उस सीव नंबर 9 या 90 माइक्रोन की आईएस सीव कितना है, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओनली 5%। तो आंसर कितना हो गया उसका, 5% निकल के आएगा। अगर आंसर 5% है तो आप उसको मैच कर लो कि 5% में कौन सा आपको ऑप्शन दिया हुआ था। जस्ट वेट, ये बच्चे इसका आंसर बी बना, ये देखो मैंने यहाँ पे दिया भी है, राइट। पर्पस क्या होता है, हम प्रॉपर ग्राइंड हुआ है सीमेंट की नहीं हुआ है ये पता करने के लिए हमारे पास फाइनेस टेस्ट है। ये यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ बच्चे जो मैंने आपको वर्बली बता दिया। हाँ, जितना ज़्यादा फाइनेस होगा तो जो सरफेस एरिया पर यूनिट मास निकल के आएगा वो ज़्यादा निकल के आएगा, राइट। और हाइयर फाइनेस, जितना ज़्यादा फाइन होगा इट मीन्स जो हाइड्रेशन का रेट होगा वो हाई होगा, और रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ वो फास्टर होगा, दैट इज अर्ली स्ट्रेंथ उसका हाई होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओपीसी के लिए रेजिड्यू 10% मैक्सिमम या उससे कम। रैपिड हार्डनिंग पीपीसी और इंडियन रेलवे जो हमारा सीमेंट यूज़ करता है स्लीपर कंस्ट्रक्शन में, जो रेजिड्यू है 5% मैक्सिमम, ये इससे कम होना चाहिए। अच्छा, मिनिमम स्पेसिफिक एरिया कितना है, ओपीसी का 2250 है, आरएचसी का 3250 है, पीपीसी का 3000 है। तो बच्चे ये हमारा आज का जो एक टेस्ट हमने कवर किया दैट इज़ बेसिकली फाइननेस टेस्ट। और फाइनेस हमने कैसे निकाला, पहला जो मेथड है वो था ड्राई सीविंग 90 माइक्रोन की सीव के ऊपर। अगली वीडियो के अंदर बच्चे मैं आऊँगा यहाँ पे ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट के साथ, उसमें किस तरह से आपके टेस्ट प्रोसीजर रहेगा, किस तरह से हम आगे स्टेप्स बाय स्टेप टेस्ट करते हैं ये देखेंगे, और क्या अगर कोई स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन है, आईएस कोड ने कोई वैल्यू दे के रखा है तो वो वैल्यू क्या है, और एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करता है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।